Assalamu alaikum. Welcome in the Maths Academy, lecture number 1, unit 20, class 10th, theory of quadratic equation. इस यूनिट में हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले उसके पूरे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले इन बेसिक टर्म्स की नॉलेज हमें ज़रूरी है। तो हमने समझा कि इन बेसिक टर्म्स को पहले पढ़ा जाए, क्योंकि जैसे कि टॉपिक तो बहुत आसान है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जैसे कि कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक सेंटेंस, ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, ये सारे टर्म्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सब का कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरी है कि बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके बाद हम इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देन टाइप्स ऑफ इक्वेशन, वो टाइप्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन वेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने वेज में हम सॉल्व कर सकते हैं, उन वेज की डिस्कस करेंगे। देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हर चीज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे और उसके रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, क्यूब रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड साइमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस की स्टडी करेंगे, यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये पूरा सिलेबस है यूनिट नंबर 20 को कवर करने के लिए। सो इन टॉपिक्स की 1 बाय 1 स्टडी हम करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कांस्टेंट का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये जाने के मैथ के जो स्टडी है, अगर आप सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे तो मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगी, नहीं तो फिर मैथ का आपको पता ही है। सो आइए जानते हैं कि कांस्टेंट क्या है और 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स की स्टडी करते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये सिंबल्स ही होते हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन यही है कि अ सिंबल विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब वो कौन सी सिंबल है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है? फॉर सपोज देख ले ज़रा, जैसे कि 4 है, 4 भी एक सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है और इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। 5 की फिक्स्ड वैल्यू है। 0 ये फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। -2 इसकी भी फिक्स वैल्यू है। अगर 10 है तो 10 की भी फिक्स वैल्यू है। 1.5 इनकी भी ये फिक्स वैल्यू है, तो इनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, आपको ऑलरेडी इनका कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली ये भी सिंबल्स होते हैं। अ सिंबल विच डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल के तौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल देख ले ज़रा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। अगर x है, y है, z, a, b, c, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये सारे वेरिएबल हैं, इनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। ये हमेशा कांस्टेंट्स के बदले में इस्तेमाल होते हैं, कांस्टेंट्स की हेल्प करते हैं, तो इनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। इनकी ज़रूरत जब होगी तो इनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें ज़रा, इस इक्वेशन को देखते हैं कि कैसे इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो x + 5 = 10,
इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करें कि x की वैल्यू 5 में हम क्या ऐड करें कि 10 मिल जाए। तो ऑब्जर्व करें कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 में हम 5 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 10 मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे x की वैल्यू हम 5 निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से 5 निकलेगी और x की वैल्यू 5 होगी। एक और इक्वेशन देखें, x + 5 = 20। इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करें कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। कैसे जानें कि ये वेरिएबल हैं? तो x + 5 = 20। x की क्या वैल्यू होगी, 5 में हम क्या ऐड करें कि 20 मिल जाए। ऑब्वियसली x की वैल्यू यहाँ से हमें 15 मिलेगी। क्यों? क्योंकि 5 में 15 ऐड करेंगे तो 20 मिलेगी, हमें 20 मिलेगा। तो ऑब्जर्व करें कि पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 5 थी और दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 15 है। तो इसलिए माना जाता है कि ये वेरिएबल्स हैं, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन है। सो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऑब्वियसली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है। इसकी डेफिनेशन यही है कि द combination of constant and variable with algebraic operations। algebraic ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर्स या रूट्स, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑब्वियसली ये तो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस हैं। पावर्स और रूट्स को भी हम अलजेब्रिक ऑपरेशन मानते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन यही है कि ये कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उनका कॉम्बिनेशन हो तो फिर इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, देख लें ज़रा। एग्जांपल है कि 4 - x, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल का, और डेफिनेशन भी कह रही है कि कॉम्बिनेशन हो, कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो विथ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशन ये जो यूज्ड है इनके साथ इनकी कॉम्बिनेशन हो। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन यहाँ पे माइनस यूज्ड है। सो ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। सो इस कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल देखें। अगर y + 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल का विथ अलजेब्रिक ऑपरेशन। 5x, दिस इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कांस्टेंट और वेरिएबल और इनके साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लाई यूज्ड है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अगर खाली वेरिएबल हो ऐसे x, क्या ये भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है? ऑब्वियसली ये भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल तो साफ नज़र आ रहा है और कांस्टेंट इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। और देखें आप इनडायरेक्टली हमने कह दिया कि 1 मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन भी है। कांस्टेंट 1 है और वेरिएबल x है और ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, तो ये भी कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहते हैं। अगर कोई कांस्टेंट हो, फॉर सपोज 10 है, क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें भी कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का। कांस्टेंट तो नज़र आ रहा है कि 10 है और वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? ऑब्जर्व किया होगा आपने कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो तो 1 के बराबर होता है।
तो इधर भी कंसीडर करें कि वेरिएबल का पावर 0 है और वो 1 के बराबर होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, क्योंकि एक्स के ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर 0 होने की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये भी अलजेब्रिक, यानी कि कोई भी कांस्टेंट अगर आप लेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इसकी बात करें अगर x पावर 0 ये 1 के बराबर क्यों होता है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आ गया है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वोशंट लॉ के मुताबिक, आपने क्वोशंट लॉ पढ़ा होगा, x डिवाइडेड बाय x। आपने ऑब्जर्व किया है कि क्वोशंट लॉ के मुताबिक इफ़ बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, सो पावर्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा x पावर 0। और x पावर 0 अगर आप ऑब्जर्व करें कि x की टेबल x में 1 टाइम जाएगी, सो x पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x पावर 0 1 के बराबर होता है। ये इसका प्रूफ यहाँ से निकल सकता है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले हमने कांस्टेंट की डेफिनेशन क्लियर कर दी और उसके बाद वेरिएबल पढ़ा, देन हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। होप करते हैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर आप ज़ीरो की बात करेंगे तो ज़ीरो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी एक कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट तो ज़ीरो ही है और वेरिएबल इसके साथ x पावर 0, कोई भी वेरिएबल हो तो उसका पावर 0 होने की वजह से वो नज़र नहीं आता है, यानी कि इसके साथ वेरिएबल होता ही है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक सेंटेंस का। अलजेब्रिक सेंटेंस, क्योंकि इक्वेशन के लिए अलजेब्रिक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन को क्लियर करेंगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स देख लेते हैं। An expression which gives complete sense, यानी कि एक्सप्रेशन हो और वो एक्सप्रेशन कंप्लीट सेंस दे तो उसको हम अलजेब्रिक सेंटेंस बोलते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल से। सो एग्जांपल देखें, 3 + x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं और है भी। देखते हैं कि ये अलजेब्रिक सेंटेंस है या नहीं। अब ये कह रहा है कि 3 में कोई नंबर ऐड करें, 3 में कोई नंबर ऐड करें, तो ये इनकम्प्लीट सेंस है, क्योंकि इसमें सेंस क्लियर नहीं है कि किसी नंबर के साथ 3 ऐड करें, देन रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं कि रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये इनकम्प्लीट सेंस है। तो इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए सपोज कि हम कहते हैं कि भाई x में 3 ऐड कर दिया तो हमें 10 मिल गया। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि किसी नंबर के साथ 3 ऐड किया और हमें 10 मिल गया। ये कंप्लीट सेंस है, क्योंकि रिजल्ट का हमें पता लग गया। पहले हमें पता नहीं लग रहा था कि किसी नंबर के साथ 3 ऐड करें, देन क्या हुआ उसका पता नहीं था, तो अभी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो किसी नंबर के साथ 3 ऐड किया तो आपको 10 मिल गया, तो इसको हम अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। और भी ऑब्जर्व करें, x ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर खाली वेरिएबल की बात करें तो हमने पढ़ा है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो x, क्या इससे कोई सेंस मिल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय x? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इससे सेंस कोई नहीं मिल रहा हमें, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मानेंगे, लेकिन अलजेब्रिक सेंटेंस नहीं कह सकते इसको। अगर ऑब्जर्व करें x इज ग्रेटर देन 5, अब ये सेंस दे रहा है हमें। सेंस ये दे रहा है कि कोई नंबर है जो कि 5 से बड़ा है, इसकी मीनिंग कंप्लीट है। x इज ग्रेटर देन 5 बताना चाहता है कि, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि x ग्रेटर देन 5 है, तो ये भी अलजेब्रिक सेंटेंस है। अगर ऐसा हो
x बराबर हो 4 के, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये भी अलजेब्रिक सेंटेंस है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन कंप्लीट सेंस दे रहा है। कंप्लीट नॉलेज मिल रही है हमें कि x बराबर है 4 के, बात ख़त्म हो गई इसमें। तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। अब आते हैं कि अलजेब्रिक सेंटेंस के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सो इसका पहला टाइप है ट्रू सेंटेंस। ट्रू सेंटेंस, ट्रू सेंटेंस क्या होता है? अलजेब्रिक सेंटेंस होगा और वो अगर गिवन कंडीशन के मुताबिक ट्रू हो तो उसे हम ट्रू सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख ले ज़रा, इसकी डेफिनेशन यही है, अ सेंटेंस विच इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इज कॉल्ड ट्रू सेंटेंस। एग्जाम्पल देख ले ज़रा, 4 इज इक्वल्स टू 4। ऑब्जर्व करें पहले कि क्या ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। अलजेब्रिक सेंटेंस के लिए ऐसा एक्सप्रेशन जो कि कंप्लीट सेंस दे तो उसको हम अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। क्या 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का। वेरिएबल्स के ऊपर पावर 0 होने की वजह से वो 1 के बराबर है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और सेंस ये दे रहा है कि 4 इज इक्वल्स टू 4, ये कंप्लीट सेंस है, तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस होगा। और अलजेब्रिक सेंटेंस है उसके बाद ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है कि 4 के बराबर ही होता है, तो ये ट्रू सेंस दे रहा है। और ऑब्जर्व करें, अगर 2 लेस देन 3, ये भी अलजेब्रिक सेंटेंस है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि 2 इज़ लेस देन 3, तो ये ट्रू सेंटेंस इसलिए है कि 2 लेस देन 3 होता है ऑब्वियसली 2 इज़ लेस देन 3, सो ये भी अलजेब्रिक सेंटेंस हुआ। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ये भी अलजेब्रिक सेंटेंस है और ये ट्रू सेंटेंस है। 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ऑलवेज ग्रेटर देन 4, तो ये अलजेब्रिक सेंटेंस हुआ। उसके बाद है फॉल्स सेंटेंस। फॉल्स सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन नोट कर ले आप। अ सेंटेंस विच इज़ फॉल्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर कोई फॉल्स हो, फॉर सपोज के 2 इज़ इक्वल्स टू 3, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं और दोनों सेंस दे रहे हैं कि कोई सेंस मिल रहा है हमें। 2 इज़ इक्वल्स टू 3 ये सेंस है और ये सेंस गलत है, इसलिए हम इसको फॉल्स सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक सेंटेंस है और अलजेब्रिक सेंटेंस का फॉल्स टाइप है, तो ये क्योंकि गलत सेंस दे रहा है, क्योंकि सेंस मिल रहा है लेकिन वो सेंस गलत है, इसलिए हम इसको फॉल्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि 4 इज़ ग्रेटर देन 6, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, तो सेंस मिल रहा है हमें कि 4 इज़ ग्रेटर देन 6, बट ये सेंस जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हम इसको फॉल्स सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है थर्ड टाइप है इसका ओपन सेंटेंस। उसके बाद है ओपन सेंटेंस, इसकी डेफिनेशन देख लें ज़रा। अ सेंटेंस विच कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमने फॉल्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा और ट्रू सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा है। अब ओपन सेंटेंस वो है कि ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकें कि वो ओपन सेंटेंस है या ट्रू सेंटेंस कि वो ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है। एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल x + 5 इज़ इक्वल्स टू 10, ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। अब ये डिपेंड करता है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है, क्योंकि आप वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। अगर आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 + 5 10 बनेगा, फिर ये ट्रू सेंटेंस हो जाएगा। अगर x की वैल्यू आप 5 से कोई और रखेंगे, 5 के अलावा कोई और रखेंगे, तो ये फॉल्स बन जाएगा। लेकिन यानी कि ये डिपेंड करता है x की वैल्यू पे, तो इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अलजेब्रिक डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसलिए हम इसको ओपन सेंटेंस कहते हैं। और एग्जांपल देखें ज़रा, जैसे कि ये है x, इसको ही देखें, x = 5, ये भी एक ओपन सेंटेंस है,
क्योंकि आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 5 के बराबर। अगर 5 रखेंगे तो ऑब्वियसली 5 के बराबर हो जाएगा। अगर 5 के अलावा कुछ और हो तो सपोज के यहाँ पे देखें, अगर 4x ग्रेटर देन 5 हो, ये भी एक ओपन सेंटेंस है, क्योंकि आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ट्रू सेंटेंस है या फॉल्स सेंटेंस है। अगर आप x की वैल्यू 5 से ग्रेटर रखोगे ऑब्वियसली ये ट्रू बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 से लेस होगी तो फिर ये फॉल्स बनेगा, यानी कि डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स में, ऐसी इक्वेशंस में हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं हमारा जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जब तक आप उसके रिलेटेड टर्म्स क्लियर नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसको पूरा डिटेल में समझाने की ज़रूरत इसलिए फील की क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसको भी इक्वेशन मानते हैं। 4 = 4, वो कहते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है। हालांकि वो इक्वेशन नहीं होता है, वो अलजेब्रिक सेंटेंस होता है, और ये ऑब्वियसली अलजेब्रिक सेंटेंस है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इसके रिलेटेड सारे टर्म्स की स्टडी कर लें। अब हम आते हैं इक्वेशंस पे। चलो इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एन ओपन सेंटेंस इन्वॉल्विंग साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ओपन सेंटेंस हो उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होगी तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अगर अलजेब्रिक सेंटेंस में साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाए तो वो इक्वेशन नहीं होती। इक्वेशन के लिए वो ओपन सेंटेंस का होना बहुत ज़रूरी है कि वो ओपन सेंटेंस हो, उसको हम इक्वेशन मानते हैं। तो ये इक्वेशन का एग्जांपल देखें, x + 5, ये ओपन सेंटेंस है और इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व है तो इसे हम इक्वेशन मानेंगे। x = 4, ये भी एक ओपन सेंटेंस है, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व है तो फिर हम इसको इक्वेशन मानेंगे। 4x = 9, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व है और ये एक ओपन सेंटेंस है तो ये इक्वेशन है। नोट करें कि अगर लिखा जाए 3 = 3, ये अलजेब्रिक सेंटेंस तो है लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, ये अलजेब्रिक सेंटेंस है और ये ट्रू सेंटेंस है। सेंटेंस कह सकते हो इसको, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको ये डिफरेंस का पता लग गया होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, और टाइप्स ऑफ इक्वेशन में ऐसे वो टाइप्स जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उनकी स्टडी करेंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। सो x + 5, इससे एक टर्म है, पहले उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिग्री है, डिग्री किसे बोलते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन में, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इधर ही क्लियर कर देते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो, फॉर सपोज ये एक्सप्रेशन है, इसको ऑब्जर्व करें, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल x है, तो वेरिएबल x जो है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। ओके, तो पहले हम डिग्री को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। सो इसकी डिग्री 1 है तो ऑब्वियसली ये, और लीनियर इक्वेशन उससे बोलते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर कहते हैं। तो डिग्री का आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, डिग्री का कॉन्सेप्ट आपने जान लिया कि इसकी डिग्री 1 है तो इसलिए हम इसको लीनियर कहते हैं, और डिग्री कहते हैं वेरिएबल के पावर को। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है लीनियर, और इस लीनियर इक्वेशन का जनरल फार्मूला, यानी कि जनरल लीनियर इक्वेशन, जनरल स्टेटमेंट ax +
अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दें, x + 5 = 0। ये अब लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि साइन ऑफ इक्वेशन के लिए साइन ऑफ इक्वलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। सो ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। सो ax + b, और जिसमें a और b कोई नंबर होने चाहिए, और वेरिएबल यहाँ पे x है तो उसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर होगी। उसके बाद है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जनरल स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो इसमें ऑब्जर्व करें कि 3 टर्म हैं और वेरिएबल इसमें x है, और a b c ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये तीनों रियल नंबर होने चाहिए। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऑब्वियसली इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, यानी कि x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और ये एक्सप्लेन किया गया है कि ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 0 भी रियल है, लेकिन एक ही जगह पे आप 0 नहीं रख सकते। अगर एक ही जगह पे आप 0 रखोगे तो ये 0x² से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर हमें लीनियर इक्वेशन मिलेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा। सो ए बी सी की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन एक ही जगह पे आप 0 नहीं रख सकते। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। और ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, तो इसकी डिग्री 2 है, तो ऑब्वियसली जिसकी डिग्री 2 होती है हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ऐसी इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें p की वैल्यू 0 हो, तो ax² + c हो, तो फिर इस टाइप के इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी एक खासियत यही है कि इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर एग्जांपल देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि फॉर एग्जांपल अगर हो 4x² - 5x + 6 = 0। ऑब्जर्व करें, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये अलजेब्रिक सेंटेंस है, एक ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंस है तो हम इसको इक्वेशन कहेंगे। और कौन सी इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने वेज में सॉल्व कर सकते हैं। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 वेज में सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और नंबर 2 है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और नंबर 3 है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। इन मेथड्स की इस इक्वेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके रूट्स की स्टडी करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर कोई भी इक्वेशन हो उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये तीनों मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी आगे डिस्कस करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये हमारे लिए इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस जनरल फॉर्म और ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इनका आपस में रिलेशन है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म था और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, ये जनरल फॉर्म है। तो उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला है, x की वैल्यू है -b प्लस माइनस रेडिकल साइन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है और इस जनरल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसको माना जाता है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो x की ये दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं हमें। अगर इस जनरल सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो x की दो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। सॉल्यूशन का मकसद यही होता है ना कि अगर x यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से ये निकाली है। क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। सो बहरहाल यहाँ पे हमने x की दो वैल्यूज़ निकाली हैं और उन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करते हैं। फॉर सपोज x की दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू है -b, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक वैल्यू हम प्लस की उठाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x की हमने एक वैल्यू हमने ली है -b प्लस रेडिकल साइन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। हम सपोज करते हैं कि इस सॉल्यूशन ये जो वैल्यू है इसको हमने नाम दिया हुआ है अल्फ़ा का। सो x की एक वैल्यू हमने ये निकाली थी और उसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया है अल्फ़ा का। और x की दूसरी वैल्यू है -b माइनस रेडिकल साइन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की दूसरी वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन में x की दो वैल्यूज़ थी, -b प्लस माइनस रेडिकल साइन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक वैल्यू हमने प्लस वाली ली है और दूसरी वैल्यू हमने ये माइनस वाली वैल्यू ली है। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है बीटा का। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम जस्ट अल्फ़ा मेंशन करेंगे और इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम बीटा यूज़ करेंगे। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे और उन दोनों रूट को हमने नाम दिया हुआ है, एक का नाम अल्फ़ा है और दूसरे का नाम बीटा है। अब हम इन अल्फ़ा और बीटा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो दो रूट्स हैं उनका सम आपस में क्या होगा और उनकी प्रोडक्ट आपस में क्या होगी। सो देखते हैं कि इन दोनों रूट्स का सम और इनकी प्रोडक्ट आपस में क्या होती है। सो इन दोनों रूट्स का सम एंड प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।